हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। अध्याय नंबर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक NCERT। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर पर इनकी कटोरियाँ थालियाँ इसी उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत किन किन के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए, कीमती पत्थरों के लिए। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि वहाँ पर इसे काले सोने के नाम से जाना जाता है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। व्यापारी इस सामान को समुद्री जहाज़ों और फिर आगे सड़क रास्ते से होते हुए रोम में पहुँचता था। दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के सोना के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोमन के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर बंगाली खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। नाविक थे जो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट में इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे कौन? जो व्यापारी थे, रोम के या यूरोप के। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया गया। समुद्री तटों से लगे राज्य। इस महाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान हैं। जो दक्षिणी भाग है तटीय प्रदेश, वहाँ पर पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, नदियाँ, मैदान भी हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान उपजाऊ है। जो नदियों का मैदान है इसमें सबसे उपजाऊ मैदान कौन सी नदी का है? कावेरी का। मैदानी इलाकों में तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। जो तटीय राजे थे, तटीय इलाके के सरदार थे, उनके पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति हो गई थी, शक्तिशाली हो गए थे वो। संगम कविताओं में मुँहमेदार की चर्चा मिलती है। संगम कविताओं में किसकी चर्चा मिलती है? मुँहमेदार की। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मुँहमेदार का अर्थ क्या है? तीन मुखिया है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे तीन मुखिया, कौन से थे? चोल, चेर, पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली कौन थे? चोल, चेर, पांडे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में। यानी इन तीनों के दो केंद्र थे सत्ता के, यानी राजकरण के दो केंद्र थे, दो राजधानियाँ थी। एक तो समुद्री तट पर और दूसरी अंदरूनी भागों में थी। इस तरह 6 केंद्रों में से दो बहुत महत्वपूर्ण थे। इस तरह 6 केंद्र हुए तीनों के मिलाकर, लेकिन इनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन। चोलों की पतन कौन सी थी? पुहार चोलों की पतन थी। लेकिन चोलों की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर थी। या कावेरीपट्टनम।
उपहार को कावेरीपट्टनम भी बोला जाता है। दूसरा, पांड्यों की थी राजधानी मदुरई, यानी पांड्य बहुत अधिक मधुर थे, पांचों पांडव मधुर थे। ये मुखिया सोल चेर पांडे जो मुखिया थे, लोगों से नियमित कर के बजाय नियमित लोगों से कर नहीं लेते थे, बल्कि उपहार की मांग करते थे, यानी उपहार में वस्तुएं लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल आते थे सैनिक अभियानों के माध्यम से। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, रिश्तेदारों, सिपाहियों, कवियों को भी बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती हीरे जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। इन 200 वर्ष के बाद सातवाहन वंश पश्चिम भारत में बढ़ गए। ये सातवाहनों का क्षेत्र था। यहाँ पर सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए अभिलेख से पता चलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ का नाम क्या था? गौतमी बलश्री। अपनी माँ के नाम से जाना जाता था। ये वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। वह और अन्य सभी शासक जितने सातवाहन थे वह दक्षिणी पथ के स्वामी कहते थे, यानी दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे सातवाहन शासकों को। याद रखेंगे दक्षिणी पथ के शासक या दक्षिणी पथ के स्वामी किसे कहा जाता है? सातवाहनों को कहा जाता है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ है, इसका अर्थ हुआ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी दक्षिणापथ ही क्षेत्र था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, यानी पूर्व को भी, पश्चिम को भी, दक्षिण को भी जीत लिया था सातकर्णी ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन शासकों में सबसे शक्तिशाली था। सातवाहन शासकों के कहाँ के स्वामी थे? दक्षिणापथ के स्वामी थे। और गौतमी सातकर्णी की माँ का नाम क्या था? बलश्री था, यानी बलश्री ने सातकर्णी को जन्म दिया था। मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई की जाती है, यानी रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत के द्वारा कताई की जाती है, फिर कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। कब हुआ था? 7000 साल पहले। रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले विकास चीन में हुआ था, आज से 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। किस देश ने हजारों सालों तक रेशम तकनीक को छुपाए रखा? चीन ने। पर चीन से पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर तक की जगहों पर जाते थे। वह अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते ये लोग यात्रा करते वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। जिस रूट पर पैदल, घोड़ों, ऊँटों पर लोग दूर दूर तक जाते थे, रेशमी कपड़े और अन्य सामान को लेकर जाते थे। ये रेशम के कारण ही इस रूट का नाम रेशमी मार्ग पड़ गया था या सिल्क रूट। इस रूट से रेशम का व्यापार होता था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े देते थे। जो चीन के शासक थे, ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के रूप में रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई, यानी चीन से रेशम की जानकारी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। 2000 साल पहले रोम और धनी लोग थे, जो रोम के शासक थे, धनी लोग थे, इनमें रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था।
इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जो रेशम था, इसकी कीमत बहुत अधिक थी, क्योंकि चीन से लाने के लिए दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तान रास्तों को पार करना होता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोगों को, व्यापारियों को से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। यानी जिस रास्ते से ये रेशम मार्ग गुजरता था, उस रास्ते में जो गांव आते थे या लोग आते थे, वो लोग उनसे शुल्क मांगते थे, टैक्स लेते थे, जिसे आज सीमा शुल्क बोलते हैं। इसमें सिल्क रूट उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से कर, शुल्क, तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। यानी बहुत से शासक थे जो बड़े बड़े सिल्क रूट पर कब्जा करना चाहते थे, ताकि उनको अधिक से अधिक टैक्स मिले, शुल्क मिले, तोहफे मिले। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। ये शासक व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने के वक्त लुटेरों और आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। सिल्क रूट पर किसका कब्जा था सबसे अधिक? कुषाणों का रहा है। किसका रहा है? कुषाणों का सिल्क रूट पर कब्जा रहा है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया, पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले मध्य, पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत पर किसका शासन था? कुषाणों का शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। यानी एक राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी कुषाणों की मथुरा थी। यानी कुषाणों की दो राजधानी थी, पेशावर और मथुरा थी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का भाग था। किसका? कुषाणों का। इनके शासन में ही सिल्क रूट की शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। यानी जो कुषाण थे, इन्हीं के राज्य से होकर पूरी तरह से सिल्क रूट गुजरता था। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचता। फिर यहाँ से जहाज रेशम को पश्चिम रोम की ओर ले जाते थे। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी भारत में या उपमहाद्वीप में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। यहाँ से आप याद रखेंगे, सिल्क रूट पर किसका नियंत्रण था? कुषाणों का नियंत्रण था। कुषाणों के केंद्र कौन से थे? पेशावर और मथुरा थे। और तीसरा केंद्र था तक्षशिला था। जो रेशम मार्ग था वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाता था, यानी कुषाणों के शासक से गुजरता था। और इस महाद्वीप में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? कुषाणों ने जारी किए थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी जो सिक्के चलाए थे, कुषाणों ने इनका प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। राजधानी कौन सी थी? एक पेशावर थी, दूसरी मथुरा थी और तीसरी तक्षशिला थी। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कुषाणों का शासन 2300 साल पहले चला था। 1900 साल पहले कनिष्क ने शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। कुषाणों के शासक कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। इसमें विद्वान इकट्ठे होकर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी के रचनाकार यानी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अशोक घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अशोक घोष ने की थी। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन? अशोक घोष। यानी बुद्ध का घोड़ा बड़ा ही कनिष्क था। अशोक घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। जो बुद्ध चरित्र थी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इस समय बौद्ध धर्म का एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। इस समय यानी कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की नई धारा या नई शाखा का विकास हुआ। कौन सी थी? महायान। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी।
पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। पहले बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, उसमें केवल कुछ संकेतों से दिखाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये पीपल का पेड़ है और ये महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। महायान लोग बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने लगे थे। महायान, एम फॉर मूर्ति पूजा बुद्ध की। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती थी? मथुरा में और तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन था बौद्धिस्तों में आस्था को लेकर आया। दूसरा परिवर्तन बौद्धिस्तों में आस्था। बौद्धिस्तों उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्तों की पूजा लोकप्रिय हो गई थी। धीरे धीरे बौद्धिस्तों की पूजा होने लगी थी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। कौन फैल गई थी? बौद्धिस्तों। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। जो गुफाएं थी बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए और राजा रानियों के आदेश पर बनाई गई थी। कुछ व्यापारियों के अर्चकों द्वारा बनवाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दरों पर हैं। ये भारत का मैप है और ये पश्चिम घाट है। यह महाराष्ट्र, गुजरात में बनाई गई थी ज़्यादातर गुफाएं बौद्ध धर्म के संबंधित। दक्कन के शहरों, तटों के समृद्ध बंदरगाहों, इन्हें जोड़ने वाले सड़क पर इन दरों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। जो गुफाएं थी ये रास्तों पर बनाई गई थी और जो व्यापारी आते जाते थे विश्राम के लिए इन मठों में रुक सकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी के अन्य भागों में फैल गया। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला? दक्षिण पूर्व में फैला और श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, इन सब में फैल गया था कौन सा? बौद्ध धर्म। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म। थेरवाद क्या है? एक बौद्ध धर्म है। कार्ले गुफा बनाई गई है। कार्ले की गुफा है कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कार्ले गुफा बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। किस धर्म से संबंधित है? या बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। कार्ले गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है महाराष्ट्र में। बाएं मथुरा में बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा। यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं पर दक्षिण तक्षशिला में बनाई गई बुद्ध की प्रतिमा है। यहाँ पर एक मूर्ति तक्षशिला में बनाई गई है जो बुद्ध की है और एक मथुरा में बनाई गई है। देख लीजिए, दो मूर्तियाँ हैं। ये मूर्ति तक्षशिला में बनाई गई है और ये मूर्ति मथुरा में बनाई गई है। सांची के स्तूप की एक मूर्ति नीचे दिखाई गई है। यहाँ एक वृक्ष, उसके नीचे खाली शासन को दिखा है। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई की है कि मूर्ति बनाई गई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे हुई थी। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा व्यापारी काफिलों में चलते थे, समूह में चलते थे तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों में फा शियन। चीन के बौद्ध यात्री कौन थे? चीन के बौद्ध तीर्थयात्री कौन थे? फा शियन भारत में आए थे, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आया था। ये फा शियान भारत में कब आया था? 1600 साल पहले आया था। शवैन तसांग
चीनी यात्री 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद इत सिंह आया। 50 साल बाद इत सिंह आया। सबसे पहले फासियन, दूसरे नंबर पे आया सवैन तसांग, तीसरे पे आया इत सिंह। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर गए और प्रसिद्ध मठों में गए और देखे और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्हें देखा उनके बारे में लिखा। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फासियन चीन वापस कैसे लौटा? फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। व्यापारियों के जहाज पर चढ़ गया। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंककर जहाज का हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकल्प किया था। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव था कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा का रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिनों से भी ज़्यादा लगे। वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। वैन तसांग दूसरे नंबर पर आया था। भूमि मार्ग से चीन वापस लौटा। उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौट गया। सवैन तसांग कैसे चीन में गया? भूमि मार्ग से। लेकिन फासियान कैसे गया था? समुद्री रास्ते, समुद्री व्यापारियों के जहाज से चढ़कर गया था। उसने सोना, चांदी, चंदनी लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी सवैन तसांग ने। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। देख लीजिए, 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया था। 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां, सोना, चांदी और चंदनी लकड़ी से बनी बुद्ध की प्रतिमा। 50 पांडुलिपियां खोई गई थी जब सिंधु नदी को पार करते हुए उनकी नाव उल्ट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी में अनुवाद किया। जो पांडुलिपियां थी बौद्ध धर्म से संबंधित किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। सवैन तसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध विद्या के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने करवाई थी। उसने नालंदा के बारे में लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्य तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेश का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे जिन्हें सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद कर चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। वराह के रूप में विष्णु एरन, मध्य प्रदेश। यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह के रूप में है। विष्णु की मूर्ति किसके रूप में है? वराह के रूप में है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था। विष्णु ने वराह का रूप धारण क्यों किया था? जल में डूबी भूमि को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। यहाँ पृथ्वी
को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति की शुरुआत। इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गया। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से ही जानी जाती है। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहते हैं। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। किसमें की गई है? भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भगत और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देता है। कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देता है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों से मुक्त दिला सकते हैं। कृष्ण ही अर्जुन को उसकी सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यही रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवता के सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में उसकी पूजा की जा रही है, जिसमें भगत उसे देखना चाहता है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर वो अपने देवी देवता की सच्चे मन से आराधना करें तो उसके जो देवता है उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में उसको देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर शेर के रूप में, पेड़ के रूप में, अन्य किसी रूप में देवी देवता आ सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे थे। भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति किस शब्द से बना है? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भगत के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भगत भागवत अपने देवी देवता के भक्त को हिस्सेदार होता है। 1400 साल पहले शिव भगत हुए हैं। कौन? अपार। शिव भगत अपार। तमिल में लिखी गई कविताएं। अपार एक वेलाल था। अपार कौन था? एक वेलाल था। वेलाल किसे कहा जाता है? जो गांव का ग्रामपति होता है, ग्राम प्रधान होता है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इन्हीं की मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तो मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला का माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु और इंडस से निकला है। हिंदू शब्द इंडिया की तरह किससे निकला है? सिंधु और इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों ईरानियों द्वारा लोगों के लिए प्रयोग किया गया। जो हिंदू शब्द है अरबों द्वारा ईरानियों द्वारा प्रयोग किया गया, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। उन लोगों को अरब लोगों, ईरान लोगों ने क्या कहा? हिंदू कहा। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा संस्कृति परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम
बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोम साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। ईसा मसीह ने संसार का उद्धारक खुद को बताया था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में हुआ था। और जो बेथलेहम था, किस साम्राज्य का हिस्सा था? रोम साम्राज्य का हिस्सा था। दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। दूसरों पे प्यार करो, दूसरों पे विश्वास करो, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। यदि आप किसी से विश्वास की और प्यार की उम्मीद करते हैं तो आप भी उस पर विश्वास रखो और उससे प्यार करो। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। यहाँ एक अंश दिया गया है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों के लिए बहुत पसंद आए। धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गया। यानी ईसा मसीह का धर्म कड़ा फैला, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पहुंचे थे। पश्चिम एशिया से आए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ईसाई धर्म के लोग कहाँ पहुंचे थे? पश्चिम भारत में। ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं, लेकिन अभ्यास के प्रश्न करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसी लगी? महत्वपूर्ण तिथियां करते हैं। रेशम मार्ग की कला की खोज कब हुई? 7000 साल पहले। कहाँ पर? चीन में। चोल, चेर, पांडे लगभग 2300 साल पूर्व इनका विद्य हुआ। चोल, चेल, पांडवों का विद्य कब हुआ? 2300 साल पहले। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क का शासनकाल था, जिसका रेशम मार्ग पर कब्जा था 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन 1600 साल पहले। त्सांग भारत कब आए? और अपार की शिव स्तुति की रचना कब की गई? 1400 साल पहले की गई थी। उपयुक्त जोड़े बनाइए। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? सातवाहन शासक थे। मोमेंदार कौन थे? जो तीनों थे, चोल, चेर, पांडे, मोमेंदार कहलाए। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और सवेन त्सांग कौन थे? चीनी यात्री थे। महायान बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। बौद्धिस्ट तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। राजस्लग रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? शासक कर के लाभ के लिए रेशम मार्ग पर नियंत्रण करना चाहते थे। इसी क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से कर, शुल्क, तोहफों का माध्यम से लाभ मिलता था। व्यापार तथा व्यापारी रास्ते के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते थे? इतिहासकार व्यापारी रास्तों को जानने के लिए बर्तनों का उपयोग करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है जहाँ ये बर्तन बनते थे, वहाँ से व्यापारी अलग अलग जगहों पर लेकर इन्हें बेचते थे। भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, उच्च जात, नीची जात, स्त्री पुरुष दोनों, सभी के लिए था। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आभंडरों के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर दें। भक्ति परंपरा के चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? चीनी तीर्थयात्री भारत फासियन आए सबसे पहले, उसके बाद इत्सिंग, सवेन-त्सांग भारत की यात्रा पर आए। वे सब बुद्ध के जीवन की जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए गए थे, इसीलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर परिचित हुए। वे प्रसिद्ध मठों में गए, उन्हें किताबों, बुद्ध की मूर्तियों को इकट्ठा किया। सवेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार का अध्ययन किया। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। साधारण लोगों की भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कारण क्या था? साधारण लोग भक्ति मार्ग व परंपरा की ओर इसीलिए आकर्षित हुए क्योंकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठिन थी। इसमें जाति वर्गों को ध्यान में रखा जाता था। यह कुछ लोगों को ही पूजा करने की अनुमति नहीं देता था। वे मंदिरों में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। यानी जो अपना हिंदू धर्म था, वैदिक परंपराएं थी, उसमें केवल कुछ ही लोग पूजा कर सकते थे। लेकिन भक्ति पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी, गरीब, अमीर, सबके लिए था।
स्त्री पुरुषों के लिए। ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की।